हेलो फ्रेंड्स, सत्येंद्रनाथ टैगोर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे, जो हमारा लेक्चर 7 है। आज हम पढ़ेंगे संविधान के भाग और संविधान की कुछ अनुसूचियाँ मैं आपको पढ़ाऊँगा। संविधान में 12 अनुसूचियाँ दी हुई हैं। पिछला जो लेक्चर था, पिछले लेक्चर में हमने प्रस्तावना के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लिए थे, प्रस्तावना को पूरा ख़त्म कर लिया था, साथ ही साथ हमने संविधान के स्रोत पढ़ लिए थे। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे संविधान के भाग, संविधान की अनुसूचियाँ। इसके एक और पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको एमसीक्यू कराए थे, और भी सारे मैं आपको कई सारे एमसीक्यू कराऊंगा। घटना चक्र से वो सारे एमसीक्यू मैं आपको कराऊंगा। चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं भाग, संविधान के भाग कौन कौन से हैं। देखो, संविधान के जो भाग है, ठीक है ना, वो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं। देखो ये लिखे हैं भाग, भाग 1, ठीक है। भाग 1 में है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 में है नागरिकता। भाग 3 में है मौलिक अधिकार, ठीक है ना। इस साइड लिखें ये अनुच्छेद, ये अनुच्छेद लिखें, ठीक है। जैसे भाग 1 हो गया, इसमें है संघ एवं राज्य क्षेत्र, और उसका अनुच्छेद मैंने सामने लिख दिया। इन सारे भागों को आपको याद करना है, ठीक है ना। सारे भागों को मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, ठीक है। तो इन सबको आपको क्या करना है, याद करना है। ये केवल मैंने टेबल बना के अभी दे दिया आपको, इसलिए क्योंकि वो क्वेश्चन पूछते हैं कि संविधान के भाग 6 में क्या है, ठीक ना। संविधान के भाग 4 में काय का उल्लेख है, तो संविधान का जो भाग 4 है, देखो ये लिखा भाग, भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व दिए हुए हैं। वो पूछते हैं संविधान के भाग 3 में क्या है, तो भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। भाग 4 का में क्या है संविधान के, तो भाग 4 का में दिए हुए हैं मूल कर्तव्य। साथ ही साथ इस साइड अनुच्छेद है कि 51 का के तहत मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। तो इसी प्रकार से इसी प्रकार सारे भागों को मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। वो आपसे पूछ लेंगे भाग 9 का में क्या है, 9 का में नगर पालिका है, भाग 9 में पंचायतें हैं, ठीक ना। और ये सारे अनुच्छेद दिए, तो इन सारे भागों को आपको याद कर लेना। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक ना। सही जोड़ी मिलाने के लिए बता सकते हैं कि भाग 6 लिखाओ, भाग 6 के सामने राज्य लिखाओ, भाग 7 लिखाओ, उसके सामने लिखाओ पहली अनुसूची के विषय, ठीक है ना। तो इस प्रकार से सही जोड़ी मिलाने के लिए बता सकते हैं। आपको बहुत ज़रूरी है ये पता होना कि यहाँ से क्वेश्चन एमपीपीएससी ने पूछे हैं कि किस भाग में क्या है। तो देख लो किस भाग में क्या है, देखते हैं हम। तो देखो, पहला भाग जो है उसमें है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है ना, आर्टिकल 1 to 4। दूसरा भाग जो है वो है नागरिकता, उसमें क्या है, नागरिकता है, आर्टिकल 5 to 11। तीसरा भाग जो है उसमें मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 12 to 35, ठीक है ना। चौथा भाग जो आपका है उसमें नीति निर्देशक तत्व है, आर्टिकल 36 से 51। 4 का जो भाग है वो है, उसमें मूल कर्तव्य है, और उसमें अनुच्छेद है 51 का, ठीक है। मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का के तहत है। भाग 5 में संघ से संबंधित प्रावधान है। भाग 6 में राज्य से संबंधित प्रावधान है। भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य। इनको केवल याद कर लेना, इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाना, बस इतना याद रख कर लेना कि किस भाग में क्या है, ये ऐसा क्वेश्चन आता है। भाग 8 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र है, ठीक है। भाग 9 जो है उसमें क्या है, पंचायतें हैं। भाग 9 का में क्या है, नगर पालिका है। साथ साथ ये अनुच्छेद भी देख लेना कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है ना। भाग 9 खा में क्या है, सहकारी समिति है। भाग 10 में क्या है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है। भाग 11 में क्या है, संघ और राज्यों के बीच संबंध है। संघ राज्य संबंध जो होते हैं वो भाग 11 में है। इस प्रकार का क्वेश्चन कभी आ जाएगी कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के बीच संबंधों का उल्लेख किया गया है। तो बहुत सारे भाग दिए रहेंगे, उसमें आपको भाग 11 पर टिक करके आना है, ठीक है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे आपको। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, समुदाय और वाद। भाग 13 में है गणराज्य जो है, ठीक ना। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। भाग 14 जो है उसमें है संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 14 का जो है उसमें क्या है, अधिकरण है, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखने हैं। भाग 15 काय से संबंधित है, निर्वाचन से संबंधित है। भाग 16 जो है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है, भाग 16 में। भाग 17 में क्या है, राजभाषा है। भाग 18 में आपात उपबंध है। ये वाला भाग बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 352 टू 360, 352 से 360 तक, ठीक ना, आपात उपबंध है। प्रकीर्ण भाग 19 में है। संविधान संशोधन भाग 20 में। संविधान संशोधन किस आर्टिकल के तहत होता है, आर्टिकल 368, 368 के तहत संविधान संशोधन होता है। भाग 21 में जो है अस्थायी संक्रमणशील और व विशेष उपबंध है, ठीक ना।
अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध है भाग 21 में। भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिगत पाठ और निरसन, ये सब हैं किसमें, भाग 22 में। तो इन सारे भागों को आप अच्छे तरीके से लिख लेना, अच्छे तरीके से याद कर लेना, आपसे यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद हम देखते हैं संविधान की अनुसूचियों को। तो संविधान की अनुसूचियों को पढ़ना है, देखो ठीक है। तो देखो तुम देखते तो सबसे पहले समझ लो अनुसूची क्या है। अनुसूची क्या है, अतिरिक्त प्रावधान है, ठीक है ना। संविधान जो है, संविधान की जो मूल प्रति है उसके बाहर अनुसूचियाँ रखी हुई हैं, ठीक है ना। अनुसूचियों को अलग से संकलित करके रखा हुआ है संविधान की किताब के बाहर, ठीक है। अनुसूचियाँ क्या है, संविधान का भाग है लेकिन संविधान की किताब के अंदर समाहित नहीं है, संविधान की किताब के बाहर है लेकिन संविधान में क्या है, अभिन्न हिस्सा है अनुसूचियाँ, ठीक है ना। ये अतिरिक्त प्रावधान है, तो देख लो अनुसूचियों के बारे में। अनुसूचियाँ क्या है, अतिरिक्त प्रावधान है जो संविधान के विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तृत जानकारी देती हैं। यह संविधान में शामिल नहीं है लेकिन यह संविधान का अभिन्न हिस्सा है। इन्हें अलग दस्तावेज के रूप में रखा जाता है। भारतीय संविधान वह संहिता है जिसके माध्यम से देश का शासन संचालित किया जाता है। इस संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद व 12 अनुसूचियाँ हैं। हालांकि मूल भारतीय संविधान में 8 अनुसूची थी। जो हमारा संविधान जब बना था तब अनुसूचियाँ थी 8, ये फैक्ट याद कर लेना। संविधान निर्माण के समय अनुसूचियाँ थी 8, बाद में कितनी हो गई, 12 हो गई। वर्तमान में कितनी हैं, 12 हैं अनुसूचियाँ, 22 भाग हैं, ठीक है ना। और यह मैंने लिखा है ना, संविधान में शामिल नहीं है। संविधान में शामिल नहीं है का मतलब ये संविधान की किताब है उसमें शामिल नहीं है, संविधान के भागों में शामिल नहीं है, समझ रहे आप। संविधान के जो भाग हैं, जो आर्टिकल है उनमें शामिल नहीं है ये, लेकिन संविधान का क्या है, अभिन्न हिस्सा है। इसका मतलब ये हुआ। तो देखो हम शुरुआत करते हैं। किस अनुसूची में क्या है, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। किस अनुसूची में क्या दिया हुआ है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो पहली अनुसूची, तो पहली अनुसूची जो है इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। भारत के जितने भी राज्य हैं, 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है ना। जितने भी केंद्र शासित प्रदेश और राज्य हैं उन सबका क्या है, वर्णन है पहली अनुसूची में। यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आए कि किस अनुसूची में भारत के राज्य क्षेत्र का वर्णन है, भारत के राज्य क्षेत्र और संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन, तो लगा के आना ऑप्शन में पहली अनुसूची, ठीक है। दूसरी जो है वो है द्वितीय अनुसूची। जो द्वितीय अनुसूची जो है, ठीक है, द्वितीय अनुसूची जो है इसमें संवैधानिक पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते, पेंशन आदि का उल्लेख है, ठीक है ना। कभी भी क्वेश्चन आता है कि संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्ते का विवरण किस अनुसूची में है, तो लगा कर आना द्वितीय अनुसूची। तो अच्छे से इसको देख लेना। फिर देखो तीसरी अनुसूची जो क्या है, तीसरी अनुसूची क्या है, तीसरी अनुसूची में इसमें विभिन्न पदाधिकारियों जैसे लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, संघ एवं राज्य के मंत्री, राज्यसभा का उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश आदि के शपथ के प्रारूप वर्णित हैं, ठीक है ना। जो शपथ लेते हैं ना अपना पद पर बैठने से पहले, ठीक है ना, अपना पद ग्रहण करने से पहले जो शपथ लेते हैं वो तीसरी अनुसूची में वर्णित है, ठीक है। तो तीसरी अनुसूची में क्या है, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों जैसे लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संघ एवं राज्यों के मंत्री आदि की क्या है, शपथ का उल्लेख है। जबकि तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख नहीं है, ये आप फैक्ट याद रखना। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, ये तीनों की शपथ का उल्लेख काय में नहीं है, तीसरी अनुसूची में नहीं है, ठीक है। वो फैक्ट भी मैंने लिख दिया कि राष्ट्रपति जो होता है वो आर्टिकल 60 के तहत शपथ लेता है, उपराष्ट्रपति जो होता है वो आर्टिकल 69 के तहत शपथ लेता है, और राज्यपाल जो होता है वो आर्टिकल 159 के तहत क्या करता है, शपथ लेता है। तो ये फैक्ट है, मतलब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ को छोड़ के बाकी सबकी शपथ तीसरी अनुसूची में दी हुई है, ठीक है ना। फिर देख लो चौथी अनुसूची। तो चौथी अनुसूची में क्या है, चौथी अनुसूची इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है, ठीक है ना। जो हमारे जितने भी राज्य हैं और संघ राज्य क्षेत्र हैं उनमें राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, इन सब की जानकारी क्या में दी गई है, चौथी अनुसूची में दी गई है। याद रखना आप इसको, या क्वेश्चन आ सकते हैं। पाँचवीं अनुसूची जो है, पाँचवीं अनुसूची में, इस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण का वर्णन है। जो अनुसूचित क्षेत्र होते हैं, ठीक ना, अनुसूचित क्षेत्र जो होते हैं उनके प्रशासन एवं नियंत्रण का वर्णन है किस अनुसूची में, पाँचवीं अनुसूची में, ठीक है ना।
तो देखो थोड़ा सा मैंने और इसको डिस्क्राइब कर दिया 5वीं अनुसूची को। तो पढ़ते हैं हम। तो देखो आर्टिकल 244 के तहत राष्ट्रपति द्वारा इन क्षेत्रों की घोषणा की जाती है। जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उनके प्रशासन व नियंत्रण का वर्णन कायम है 5वीं अनुसूची में। जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उनकी घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किन आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 244 के तहत, 244 के तहत। वर्तमान में 10 राज्यों के कुछ क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है, ठीक है ना। यह राज्य जो है मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, हिमाचल प्रदेश है, झारखंड है, गुजरात है, राजस्थान है, उड़ीसा है, ठीक है। इन क्षेत्रों के प्रशासन के लिए जनजातीय सलाहकार परिषद बनाई जाती है, ठीक है ना। वर्तमान में 10 राज्यों के क्या है, कुछ क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा आर्टिकल 244 के तहत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और इन क्षेत्रों के प्रशासन के लिए जनजातीय सलाहकार परिषद बनाई जाती है, जो राज्यपाल को उनके कार्यों में सहायता प्रदान करती है। राज्यपाल को अनुसूचित क्षेत्र, ये लिखा ना, इन क्षेत्रों के संबंध में विशेष अधिकार प्राप्त हैं। तो अनुसूचित क्षेत्र के संबंध में राज्यपाल को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं। वह क्या कर सकता है? इन क्षेत्रों में अन्य लोगों के प्रवेश को प्रतिबंधित कर सकता है। इन क्षेत्रों में अन्य लोगों द्वारा व्यापार एवं कारोबार को प्रतिबंधित कर सकता है। इन क्षेत्रों में अन्य लोगों के निवास को प्रतिबंधित कर सकता है। इन क्षेत्रों में अन्य लोगों द्वारा जमीन खरीदने पर प्रतिबंधित कर सकता है। इन क्षेत्रों की प्रगति रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजता है। कौन? राज्यपाल। तो ये आपकी 5वीं अनुसूची होगी। जहाँ तक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये वाला क्वेश्चन 5वीं अनुसूची इस प्रकार से पूछा जाएगा कि किस अनुसूचित सूची में अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन व नियंत्रण का वर्णन है। तो 5वीं अनुसूची में वर्णन है, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति करते हैं। तो आर्टिकल 244 के तहत राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा करते हैं। फिर देख लो 6वीं अनुसूची। 6वीं अनुसूची जो है, 6वीं अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम राज्यों की जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण का वर्णन है, ठीक है ना। 4 राज्य याद कर लेना, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। 6वीं अनुसूची में इनके जो जनजातीय क्षेत्र है उनके प्रशासन व नियंत्रण का क्या है? वर्णन है। ये हो गई 6वीं अनुसूची। फिर देख लो 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची जो है, इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है। जो 7वीं अनुसूची जो है, इसमें क्या किया गया है? केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है। तथा इसी अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकारों का क्या किया गया? उल्लेख किया गया। इसके अंतर्गत 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संबंधी सूची। कभी भी क्वेश्चन पूछ ले कि संघ सूची, राज्य सूची और संबंधी सूची का प्रावधान किस अनुसूची में है, तो लगा के आना 7वीं अनुसूची में। केंद्र एवं राज्यों की भी शक्तियों के बंटवारे की बात किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची में है, ठीक है। तो 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों की भी शक्तियों के बंटवारे के लिए क्या की गई हैं? 3 सूचियाँ दी गई हैं। एक है संघ सूची, एक है राज्य सूची, एक है संबंधी सूची। अब हम उन संघ सूची, राज्य सूची और संबंधी सूची को पढ़ते हैं। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत ही हम पढ़ रहे हैं संघ सूची को। तो देखो, इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। संघ सूची जो है, इस सूची में जो कानून होते हैं उस पर केंद्र सरकार बना सकती है, ठीक है ना। संघ सूची में जो भी विषय दिए गए हैं उन पर कानून केंद्र सरकार बनाती है। संविधान के लागू होने के समय संघ सूची में 97 विषय थे। वर्तमान में कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। संघ सूची के कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं: देश की प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध एवं शांति, रेल, डाक तथा मुद्रा बैंकिंग, परमाणु शक्ति। ये सब क्या है? संघ सूची के विषय। इन सारे विषयों को अच्छे से पढ़ लेना। वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय हैं। संघ सूची पर कानून केंद्र सरकार बनाती है। पहले थे 97 विषय, अब वर्तमान में कितने हुए? 100 विषय। अगली हम देखते हैं राज्य सूची, ठीक है ना। तो इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी क्या कर सकती है? कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय राज्य सूची में 66 विषय थे, ठीक ना। वर्तमान में 61 विषय हैं। राज्य सूची में पहले कितने थे विषय? 66 थे। वर्तमान में कितने हैं? 61 हैं। राज्य सूची पर कानून कौन बनाता है? राज्य सरकार बनाती है, ठीक है ना, ठीक है। और राज्य सूची में कुछ विषय इस प्रकार से हैं। ये सारे विषय देख लेना, ये आपसे पूछ सकते हैं ऑप्शन में। शांति और व्यवस्था, पुलिस और जेल, स्थानीय स्वशासन, कृषि, जन स्वास्थ्य, राज्य के अंदर होने वाला व्यापार, न्याय विभाग, ये सब क्या है? राज्य सूची के विषय हैं, ठीक है। तो राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाता है? राज्य सरकार बनाती है। संघ सूची, राज्य सूची और संबंधी सूची का उल्लेख कायम में किया गया है। आपके इसमें 7वीं अनुसूची में किया है
केंद्र एवं राज्यों की भी शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में किया गया है? 7वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है, इस प्रकार से आपको देखना है। फिर मैंने ऊपर बताया कि राज्य सूची के जो विषय हैं इस पर कानून राज्य सरकार बनाती है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है राज्य सूची के विषय पर। अब उन परिस्थितियों को हम देखेंगे कि किन परिस्थितियों में राज्य सूची के विषय जिस पर राज्य सरकार कानून बनाती है उन विषयों पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। तो देखो, इस संदर्भ में विधि बनाने का अधिकार राज्य सरकार को, किस संदर्भ में? राज्य सूची के विषय पर, किंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में संसद या केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। अब वो विशेष परिस्थितियाँ इस प्रकार हैं। जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, ठीक, आर्टिकल 352 याद कर लेना, ये आर्टिकल राष्ट्रीय आपातकाल का आर्टिकल है, आर्टिकल 352। जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। जब राष्ट्रपति शासन लगता है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है, राष्ट्रपति शासन का आर्टिकल है 356, ये आर्टिकल लिखे समय था, आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 356। जब राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगता है तो राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। फिर अगला है, राज्यसभा द्वारा 2/3 अथवा विशेष बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने पर, आर्टिकल 249। जब राज्यसभा जो होती है, ठीक है, संसद में 2 सदन होते हैं, लेख होती है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा। राज्यसभा आर्टिकल 249 के तहत जो राज्य सूची का कोई विषय है उसको क्या कर दे? राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे, तो फिर क्या कर सकती है? केंद्र सरकार इस पर कानून बना सकती है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के संसद से आग्रह पर, मतलब आर्टिकल 252 है ये, इसके तहत भी केंद्र सरकार कानून बना सकती है या संसद कानून बना सकती है यदि 2 या 2 से अधिक राज्य क्या करें? आग्रह करें संसद से। किसी अन्य देश से कोई संधि, समझौता या करार करने की स्थिति में, काल लिख गया यहाँ पे, करार है ये, करार सब एग्रीमेंट करने की स्थिति में भी केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो ये हो गई आपकी 7वीं अनुसूची। फिर हम देखते हैं 8, और फिर आता है संबद्ध सूची। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ दी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची, ठीक है ना। अब हम देखते हैं संबद्ध सूची। संबद्ध सूची, इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकार कानून बना सकती हैं, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। समझ रहे आप बात को? संबद्ध सूची जो है, संबद्ध सूची के विषयों पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकार क्या कर सकती हैं? कानून बना सकती हैं, परंतु जब कानून के विषय समान होते हैं, मतलब केंद्र सरकार ने भी किसी विषय पर कानून बना दिया, राज्य सरकार ने भी किसी विषय पर कानून बना दिया, तो केंद्र सरकार कानून मान्य होगा, राज्य सरकार का कानून मान्य नहीं होगा। तो यही बात हो रही है इसमें, समझ रहे आप? ठीक है। संविधान के लागू होने के समय संबद्ध सूची में कितने विषय थे? 47 विषय थे। वर्तमान में कितने विषय हैं? 52 विषय हैं। संबद्ध सूची के कुछ विषय हैं दीवानी और फौजदारी कानून, ठीक है ना, एवं प्रक्रिया, विवाह एवं तलाक, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, श्रमिक संघ, ये सब क्या है? संबद्ध सूची के विषय हैं। इस पर कानून केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बना सकती है। संबद्ध सूची में पहले 47 विषय थे, वर्तमान में संबद्ध सूची में 52 विषय हैं। संबद्ध सूची में यदि दोनों सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाती है, तो केंद्र सरकार, यदि दोनों में टकराव होता है तो केंद्र सरकार का कानून क्या होता है? मान्य होता है, केंद्र सरकार का कानून माना जाता है। फिर देख लो 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची जो है, इसमें कुल 22 भारतीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 22 भारतीय भाषाओं का वर्णन है। हालांकि मूल संविधान में कितनी? केवल 14 भाषाएं ही शामिल थी। तो वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाएं शामिल हैं। जो मूल संविधान जो था उसमें क्या थी? केवल 14 भाषाएं शामिल थी, ठीक ना। अब जो मूल भारतीय संविधान में 14 भाषाएं थी वो थी हिंदी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उर्दू, उड़िया, कश्मीरी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, असमिया और बंगाली। ये 14 भाषाएं क्या थी? मूल संविधान में शामिल थी 8वीं अनुसूची में। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में ये 14 भाषाएं शामिल थी। समय समय पर क्या हुआ? इसमें अन्य भाषाएं जोड़ दी। भाषण लिख गया, यहाँ पे भाषा कर लेना, ठीक ना। भाषा लिखा है, ये भाषा, लैंग्वेज, ठीक है ना। तो मूल भारतीय संविधान में 14 भाषाएं थी। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं। उन 14 भाषाओं को मैंने आपको पढ़ा दिया, आप देख लेना। फिर 15वीं भाषा जो जोड़ी गई, ठीक है ना। तो 15वीं भाषा थी, वो थी सिंधी, और जो सिंधी को जोड़ा गया 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा, ठीक है। तो 15वीं भाषा कौन सी हुई? सिंधी हुई।
तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा कौन सी जुड़ी थी, तो 15वीं भाषा जुड़ी थी सिंधी। ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो जोड़ा गया है 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना है ये। फिर देखो 16वीं भाषा कौन सी थी, तो 16वीं भाषा थी नेपाली, 17वीं भाषा थी मणिपुरी, कोंकणी थी 18वीं भाषा। इन तीनों भाषाओं को, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को, नेपाली क्रमशः 16वीं है, मणिपुरी 17वीं है, कोंकणी 18वीं, इसको जोड़ा गया था 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा। ये संविधान संशोधन अधिनियम भी याद रखना, इसके तहत कौन सी भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली जोड़ी गई, मणिपुरी जोड़ी गई, कोंकणी जोड़ी गई। और ये भी याद रखना कि नेपाली कौन से नंबर की भाषा है जो 8वीं अनुसूची में जुड़ी, वो है 16वें नंबर की भाषा। मणिपुरी कौन से नंबर की भाषा है, 70वें नंबर की भाषा है। कोंकणी कौन से नंबर की भाषा है, 18वें नंबर की भाषा है। ठीक है, और ये सब जोड़ी गई 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा। फिर बोडो, डोगरी और मैथिली, संताली, ये जोड़ी गई 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। तो संविधान संशोधन अधिनियम जो है 2003, इसको याद रखे रहना आप। इसके द्वारा जोड़ी गई बोडो, इसके द्वारा जोड़ी गई डोगरी, इसके द्वारा जोड़ी गई मैथिली और फिर जोड़ी गई संताली। और ये भी याद रखना है कि बोडो कौन से नंबर की भाषा थी, बोडो 19वीं भाषा थी जो जोड़ी गई, डोगरी 20वीं भाषा थी जो जोड़ी गई, मैथिली 21वीं भाषा थी जो जोड़ी गई, संताली 22वीं भाषा थी जो जोड़ी गई। और किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ी गई, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत जोड़ी गई। तो इस प्रकार से करना है आपको, समझ रहे आप। तो इन 8वीं अनुसूची में क्या है, कुल 22 भारतीय भाषाएं, ठीक ना। और प्रारंभ में केवल 14 भाषाएं थी, बाद में कई भाषाएं जोड़ी गई। उन सारी भाषाओं को पढ़ लेना, किस संशोधन के द्वारा उनको जोड़ा गया वो भी पढ़ लेना, किस नंबर पे थी। सिंधी जो थी 15वीं भाषा थी 8वीं अनुसूची में जोड़ने वाली, नेपाली जो थी 16वीं भाषा थी, ये सब मैंने लिख दिया इसमें। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, याद कर लेना। फिर देखो 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची जो है, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा। ठीक है ना, तो ये याद रख लेना आप। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। या आपसे उसका उल्टा क्वेश्चन आ सकता है कि 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, तो उसमें लगा के आना है पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इस प्रकार से करना है। 9वीं अनुसूची में है क्या, 9वीं अनुसूची में क्या है, भूमि अधिग्रहण संबंधी विषय सम्मिलित है। ठीक है ना, इतना याद रख लेना कि भूमि अधिग्रहण संबंधी विषय सम्मिलित है 9वीं अनुसूची में, जो मूलतः भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन हेतु जोड़े गए हैं। इस अनुसूची में 284 धाराएं, यह न्यायिक समीक्षा से परे है। मतलब इस अनुसूची 9वीं अनुसूची के तहत जो कानून बने हैं उनकी क्या किया सकती, न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। ठीक है, अर्थात इस अनुसूची से संबंधित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। समझ रहिए। अब देखो नोट पढ़ लो थोड़ा सा 9वीं अनुसूची के संबंध में। नोट है कि अब तक यह मान्यता थी कि संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानून की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। अब हमने पढ़ा ऊपर, लेकिन 11 जनवरी 2007 ईस्वी के संविधान पीठ मतलब सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय द्वारा यह स्थापित किया गया कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर मान्यता दी जा सकती है, चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तथा उच्चतम न्यायालय इस कानून की समीक्षा कर सकता है। यदि कोई भी कानून 9वीं अनुसूची का ऐसा बनता है, 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण संबंधी कोई भी कानून ऐसा होता है जो मौलिक अधिकारों की क्या करता है, अवहेलना करता है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा कर सकता है। जनरली न्यायिक समीक्षा नहीं की सकती, लेकिन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा यदि 9वीं अनुसूची के किसी प्रावधान से, तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उसकी न्यायिक समीक्षा करेगा। फिर देख लो 10वीं अनुसूची। तो 10वीं अनुसूची में को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया। इसमें दल बदल संबंधी कानूनों का वर्णन है। जो 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, मतलब कि 52वां संविधान संशोधन जो है उसके द्वारा क्या जोड़ा गया, 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल संबंधी कानून है। दल बदल का मतलब है कि जैसे कोई किसी पार्टी में है, कोई नेता है, वो जाके किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाए, इसको बोलते दल बदल। तो दल बदल संबंधी कानून जो है 10वीं अनुसूची में है। बस आपको केवल इतना याद रखना है कि दल बदल संबंधी कानून किस अनुसूची में है। आपसे क्वेश्चन आएगा दल बदल संबंधी कानून किस अनुसूची में है, तो आपको बताना है 10वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो आपको लगा के आना है 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया। इस प्रकार से। फिर देख लो 11वीं अनुसूची। तो देखो 11वीं अनुसूची देखो, यह अनुसूची संविधान में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा जोड़ी गई।
जो 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1993 था उसके द्वारा जोड़ी गई क्या 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें क्या है, पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए। ठीक है ना। आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछ ले कि 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ी गई, तो आप लगा के आना 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा। आपसे यदि क्वेश्चन पूछ ले कि पंचायती राज संस्थाओं को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, तो आप लगा के आना 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा जोड़ा गया। ठीक ना। आपसे कभी पूछ ले कि पंचायती राज संस्थाओं की बात किस अनुसूची में की गई है, तो लगा के आना 11वीं अनुसूची में की गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। 12वीं अनुसूची देख लो, 12वीं अनुसूची कैसे संबंधित है, तो देखो 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया संविधान में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा। 11वीं अनुसूची जो थी वो 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। 12वीं अनुसूची जो है वो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें क्या है, शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए। समझ रहे आप बात। नगर पालिका जो होती है, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, उनकी बात की गई है 12वीं अनुसूची में। कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि स्थानीय स्वशासन की बात या स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का वर्णन किस अनुसूची में, तो आपको लगा के आना है 12वीं अनुसूची में। यदि पूछ ले कि पंचायती राज व्यवस्था का, ठीक है ना, पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान किस अनुसूची में, तो आपको लगा के आना है 11वीं अनुसूची में। ठीक है ना। स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का, तो आपको लगा के आना है 12वीं अनुसूची में। कब जोड़ी गई है 12वीं अनुसूची, ये जोड़ी गई मतलब किस संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, तो 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें 18 विषय हैं। ठीक है। और साथ ही साथ आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है। आपसे पूछ ले कि नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत की बात किस अनुसूची में की गई, तो आपको लगा के आना 12वीं अनुसूची में की गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से करना था। ठीक है ना। तो ये आपका क्या था, लास्ट थी ये 12वीं अनुसूची। तो आज आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा आपने, तो आज आपने पढ़ा है अनुसूचियों को पढ़ा है आपने, संविधान के भाग पढ़े, इन सबको अच्छे तरीके से याद कर लेना। कल फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ में। धन्यवाद।